students, we are back again with the next lecture for class 12th. In the last lecture, we were discussing about packing efficiency. Packing efficiency होता क्या है? हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास एक सूटकेस है, सूटकेस का वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक है। अब उस वॉल्यूम में से आप ऐसे किस पैटर्न में कपड़ों को अरेंज करें ताकि उसके अंदर मैक्सिमम कपड़े आ सकें, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया था कि आउट ऑफ टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। अगर हम बात यहाँ करेंगे परसेंटेज में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, या फिर हम कहते हैं और हाउ मच वॉल्यूम इज अनऑक्यूपाइड, क्योंकि हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि एटम्स की शेप क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने की वजह से अगर आप एटम्स को बिल्कुल टच करा के भी रखोगे तो भी एक कुछ छोटा मोटा एरिया ऐसा रह जाएगा विच रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, ठीक है। जैसे फिर से अगर आप वो एक डायग्राम याद करें कि ये आपके पास 4 बॉल्स हैं जिसको आपने अटैच करके रखा है, तो दिस इज योर फेस। तो ये देखो, ये जो बीच का एरिया है वो कैसा है, अनऑक्यूपाइड है। दिस इज योर अनऑक्यूपाइड एरिया। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो टोटल अवेलेबल एरिया है उसमें से कितना एरिया ऐसा है जो ऑक्यूपाइड है और कितना एरिया ऐसा है जो अनऑक्यूपाइड है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया कि टोटल वॉल्यूम आपको चाहिए। मैंने शेप क्या कंसीडर की, मैंने शेप कंसीडर की क्यूब, और क्यूब की जो एज लेंथ कंसीडर की वो की ए। अब ए अगर एज लेंथ है क्यूब की, तो क्यूब का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ना अब ये तो हो गया आपके पास टोटल वॉल्यूम। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है। अगर उसकी शेप स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जो 4/3 पाई आर क्यूब है इस फॉर्मूले में वो क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर वन कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन एक यूनिट सेल में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। अगर एक है तो z की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, अगर 2 है तो z की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। जैसे देखो, जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन किया था तो कहा था कि भाई एक सूटकेस है, उसके अंदर आपने एक पैंट शर्ट रखी हुई है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ पैंट शर्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सूटकेस। अगर आप इसी सूटकेस के अंदर आप 2 पैंट शर्ट रख देते हैं तो सीधी सी बात है कि पहले के कंपैरिजन में अब जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बढ़ गया होगा कि एक पैंट शर्ट तो कम जगह घेरेगी, एक से ज्यादा जो है ज्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, z से। z क्या है, z इज द नंबर ऑफ एटम इन द वन यूनिट सेल, और z की वैल्यू भी हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। For BCC z is equal to 2 and for FCC z is equal to 4 and 4/3 pi r cube क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और 1 कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बात कहाँ खत्म की थी, हमने कहा था कि भाई देखो, अगर आपके पास a और r की वैल्यू गिवन है तो आप a और r की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आज हम जो ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई क्या a और r के बीच में भी कोई रिलेशन होता है। आंसर इज हाँ, होता है। अगर a और r के बीच में रिलेशन है तो आप वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके वैसे ही क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे, लेट्स चेक इट आउट। कि हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन a एंड r, मतलब एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैंने सबसे पहले क्या लेट किया, फॉर अ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अवेलेबल एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, के यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। जैसे इसकी मैं एक डायग्राम बनाऊं अगर क्यूब का, तो देखें कुछ ऐसा सा वो हो जाता है, लाइक दिस। ये जो डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें
एक चीज आपको याद रख के चलनी है, क्या कि इन सॉलिड्स constituents are attached with each other, कि एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अगर मैं इसमें से सामने वाला फेस, मान लो आपके पास क्यूब है ना, तो सामने वाले फेस को मैं ड्रॉ करूं अगर, तो यहाँ पर क्या चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 1 2 3 4। मैं सिर्फ सामने वाले की बात कर रहा हूँ, पीछे वाले भी हैं, बट मैं ड्रॉ किसको करूंगा, सामने वाले को। ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, और सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। टच करने से होगा क्या, होगा ये कि भाई आपके पास ये जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ ऐसे से होंगे कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 1, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 2, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 3 एंड दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 4। तो ये एक्चुअल में सेंटर से सेंटर को मेजर करते हैं हम लोग फेस, सबको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एज लेंथ हमने कितनी मानी है, a, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a, इसी को तो एज लेंथ बोलते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, a। लेकिन यहां पर देखो, मैं अगर कहूं कि ये कितनी है, r है, और ये भी कितनी है, r है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर गेटिंग अटैच्ड हियर एज लेंथ, ed h लेंथ इज सम ऑफ रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are attached, इसका मतलब है it means a is equal to 2r। बड़ा सिंपल सा है, a is equal to 2r। कैसे है भाई, देखो यही है ना, इसको मैं अगर फिर से ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ, या मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, कि दिस इज 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक कितनी है, r है, ये जो डिस्टेंस है। ऐसे ही यहां से लेकर और यहां की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, r है, जबकि ये कितनी है एज लेंथ, वो कितनी है, a। सो a इज इक्वल टू 2r, है ना, a इज इक्वल टू 2r। Because a is equal to 2r, I can say, putting this value in this relation, what I will say, कि for simple cubic z is equal to 1। जिनको याद नहीं है मैं बता दूं कि कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8, हर एक को आप 1/8 करोगे तो z की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फॉर सिंपल क्यूबिक z इज इक्वल टू 1। और हमें एक बात पता चल गया, क्या कि a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, we get what do we get, कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, और अगर आप बात करेंगे परसेंटेज में, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब a इज इक्वल टू 2r है, इफ a इज इक्वल टू 2r, so I can say that r is equal to a/2, है ना, r is equal to a/2। if r is equal to a/2, तो आप वैल्यूज फिर से देखें तो ये क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी विल बिकम 1 इंटू 4/3 पाई, इस r की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a/2 की क्यूब
डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां से पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी विल बिकम कि 4/3 पाई, ये आ जाएगा ए क्यूब, 2 की क्यूब कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड पैकिंग एफिशिएंसी विल बिकम 4/3 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करें एट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास अराउंड 54%। यानी कि अगर आप कभी भी एटम्स को अरेंज करें, किस हिसाब से अरेंज करें? आप अरेंज करें कि एटम्स कहाँ आए? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर आए। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे आते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम सिर्फ 54% वॉल्यूम ऐसा होगा जो क्या होगा? ऑक्यूपाइड होगा। इसका मतलब है अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम will be equal to 100 minus 54, यानी कि 46% वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा। 46% तक खाली रहने का मतलब है कि क्या आप इस टाइप की अरेंजमेंट को कभी प्रायोरिटी देंगे? आंसर इज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि भाई इसमें जब हम एटम्स को इतने अच्छे से अरेंज कर ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्पेस में कम एटम्स आएंगे। अगर ज्यादा स्पेस में कम एटम्स आए तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 54 ना आकर कितना आएगा? वो आएगा 52.36। 52, this is not 54, this is 52.36। एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, तो आप यहाँ पर 52.36 में से आप इसको क्या कर देंगे? जो है माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यू कैन हैव अ लुक हियर कि भाई इस टाइप की एफिशिएंसी, इस टाइप की पैकिंग हमारे लिए कभी भी काम की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्यादा स्पेस और कम एटम्स। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि आपके पास ज्यादा सूटकेस होंगे और ज्यादा सूटकेस के अंदर कम सामान होगा, यानी कि आप अपने ट्रिप को बहुत कम एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर सिंपल क्यूबिक। इससे नेक्स्ट हम करेंगे फॉर योर फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम भी शो करके दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट हियर ताकि आप नोट्स बना सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव इज एफसीसी। फॉर एफसीसी हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अवेलेबल एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल प्लस एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। ठीक है, फेज कितने होते हैं? फेज होते हैं 6 आपके पास। फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप अपने रूम को हमेशा क्यूब इमेजिन करके चलें। तो देखें कितनी इसकी जो है फेसेस हैं। एक छत, दूसरा फर्श, 2 फेसेस ये हो गए और आप उसके बाद 4 वॉल्स। तो टोटल फेसेस यू हैव इज 6। ठीक है, कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस एट ईच फेस, मतलब टोटल फेसेस आर 6। टोटल फेसेस आर 6। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि भाई फॉर एफसीसी z इज इक्वल टू 4। कि z की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। कैसे आने वाली है? कि भाई कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर कितने हैं? 8। हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस फेस कितने हैं? 6। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। ठीक है, अब एफसीसी के लिए z की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई? 4 आ गई। लेकिन एफसीसी को एक बार आप देख लीजिए कि ये दिखता भी कैसे है। कि इफ दिस इज वन फेस, if this is the one of the face, तो ये आपस में अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर कितने हो गए?
8 कॉर्नर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल कॉर्नर्स वी हैव 8। अब इसके बाद फेसेस देखो, एक तो ये ऊपर वाला है ना, ये जो है ये ऊपर वाला फेस, एक तो इसके सेंटर पे है। ऐसे ही ये जो इधर वाला फेस है एक इसके सेंटर पे है। ऐसे ही ये जो सामने वाला फेस है एक इसके सेंटर पे है। सामने वाले के फेस एक सेंटर पे ये रहा, ये एच पे नहीं है, कभी कोई सोचे कि सबने लाइन पे लगा दी, ये सामने वाले फेस का सेंटर पे है। ऐसे ही एक जो है यहाँ नीचे वाला जो फेस है एक उसके कॉर्नर पे है। ऐसे ही एक जो इधर बच गया एक इसके सेंटर पे है, लाइक दिस। ठीक है, आप अपनी छतों पर या अपने रूम में देखें कि हर एक दीवार के सेंटर पे एक बॉल इमेजिन करें। ठीक है, तो 4 बॉल्स तो ये होगी, एक छत के सेंटर पे और एक फर्श के सेंटर पे। तो टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे कि भाई ऐसे डॉट्स लगने वाली है। अगर इसमें से मैं फ्रंट फेस की बात करूं, मैं हर बार फ्रंट फेस को ही क्यों कहता हूं, क्योंकि फ्रंट फेस को इमेजिन करना थोड़ा सा आसान है। फ्रंट फेस लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो वो कैसे दिखता है देखें कि ये आपके पास we have one more method here to show the front face, ताकि आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो लेट्स चेक दैट मेथड फर्स्ट। लुक हियर, I have 2 types of bengal, right? इसमें से जो आपके पास येलो बेंगल है, मैं इसको कॉर्नर पे इमेजिन करता हूँ। देखें कि सिंपल क्यूबिक में क्या था, सिंपल क्यूबिक के अंदर आपके पास ऐसे बॉल्स थी, these were the balls, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही थी, टच कर रही थी। ठीक है, वो कैसे टच करती है, वो एक दूसरे को कुछ ऐसा सा टच करती है। अब ऐसा सा टच करने की वजह से देखो हुआ क्या। So this was the situation in the case of simple cubic, that atoms are touching with each other. So this is the situation in simple cubic unit cell, जिसके अंदर हमने एक फेस बनाया है, जो हमने पीछे ड्रॉ किया था ना फ्रंट का फेस। तो यहाँ पर हमने एक फेस बनाया है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई देखो कि ये इसका सेंटर है। लेट मी से दिस इज द सेंटर। So what do we have here is we have a simple diagram of सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्शन से दूर लेके जा रहा हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फेस हमने बनाया किसका, सिंपल क्यूबिक का। अब सिंपल क्यूबिक में क्या है, सिंपल क्यूबिक में एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली। अब लेट मी से दिस इज द ध्यान से देखना, दिस इज द सेंटर ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही दिस इज द सेंटर ऑफ this constituent, this is the center of third and this is the center of fourth। अगर मैं इन चारों को ज्वाइन करता हूँ, लेट्स सी कि ये यहाँ से निकलती है लाइन, यहाँ आती है, ऐसे ही इसको अगर मैं मिलाता हूँ इन पॉइंट से लाइक दिस, सिमिलर वे दिस वन, ये हमारे पास क्या बन गया, फेस बन गया। ठीक है, अब इसमें से देखें कि ये जो पूरी लाइन थी, यानी कि इस सेंटर से और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो थी वो क्या थी, दैट वाज योर ए विच इज द एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ है ए। और यहाँ पर ए को अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकाल सकता हूँ कि ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ वन स्फीयर, दिस इज द रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर।
तो दोनों रेडियस को, अगर इस रेडियस प्लस इस रेडियस को मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एज लेंथ के, यानी कि a वाज इक्वल टू 2r। ठीक है, दिस वाज फॉर एज लेंथ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर सिंपल क्यूबिक। अब एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में कॉर्नर पे तो है ही कुछ एटम्स, बट साथ में ही क्या होता है कि इनके बीच में एक और एटम, दिस इज रेड बेंगल। ठीक है, मैं इसको क्या इंडिकेट करूंगा, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस। सेंटर ऑफ द फेस जो होगा वो देखो, जैसे ही ये पार्टिकल्स बीच में घुसेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि ये मेरे पास एक बॉल आई विच इज एट द सेंटर ऑफ द फेस। अब सेंटर ऑफ द फेस जो है तो वो देखो कि ये कभी भी जो है एटम्स को आपस में टच नहीं होने देगी। ठीक है, दिस विल बिकम लाइक दिस। अब यहां पर क्या हो गया देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लूं। I hope it is clear to all. This is the situation कि आपके पास क्या था, चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, कहाँ, एट द कॉर्नर। तो एक और कॉन्स्टिट्यूएंट आया कहाँ, एट द सेंटर। जब एट द सेंटर आया तो वो क्या करेगा, पहले तो अपने लिए थोड़ी सी पोजीशन बनाएगा, मतलब एटम्स को थोड़ा थोड़ा दूर भेजेगा कि भाई एडजस्ट करो, मैं आ रहा हूँ, एडजस्ट करो, मैं आ रहा हूँ। तो वो सिचुएशन कुछ क्या आ जाएगी, ऐसे सी आ जाएगी। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, देखें इसमें आपको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप में से शायद कुछ तो इमेजिन करेंगे कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं अटैच कर लेते, लेकिन अगर आपने ऐसे अटैच कर दिया, सपोज करो कि आपने ऐसे अटैच कर दिया इसको, तो क्या ये क्यूब बचेगा, क्या ये क्यूब बचेगा, नहीं बचेगा। देखो ना कि ये जो एज होगा और ये जो एज होगा, क्या ये बराबर होगा, बिकॉज फॉर द क्यूब मुझे पता है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको भी दूर करेंगे और थोड़ा सा इसको भी दूर करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखें फेस कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सेंटर, दिस इज अनदर सेंटर, दिस इज अनदर सेंटर एंड दिस इज अनदर सेंटर। यानी कि इसको अगर आप ज्वाइन करें लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, कि भाई देखो ये तो r हो गया, दिस इज द r, ये जो डिस्टेंस है r है, ये भी डिस्टेंस है r है, लेकिन ये बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये मुझे नहीं पता कि कितनी है। लेकिन मुझे एक बात और बड़ी क्लियरली दिखाई देती है, वो ये कि दिस इज योर r, कि ये रेडियस है। ऐसे ही दिस इज अगेन योर r, ये भी रेडियस है। लेकिन ये जो है, ये जो लाइन गई बीच में से, ये कितनी है, 2r। ये कितनी ली थी आपने, एज लेंथ a, ये भी कितनी ली थी, a। ठीक है, तो इससे आगे हम चलेंगे बोर्ड की तरफ। तो देखिए इस फ्रंट फेस को हमने कैसे दिखाया, वो दिखाया कि जी ऐसे है हमारे पास, एक तो सेंटर पे बॉल है लाइक दिस, ऐसे ही चार बॉल्स और हैं जो कॉर्नर का काम करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये दिस इज द फ्रंट फेस। ठीक है, फ्रंट फेस में हमें पता है कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ कहां से कहां है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है a। ठीक है, ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, a है। लेकिन यहाँ देखो ये कितनी है, r, ये भी कितनी है, r, लेकिन ये जो डिस्टेंस है बीच में, इसका मुझे नहीं पता कि ये कितनी है। तो यहाँ तो मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि a इज इक्वल टू 2r, लेकिन एट द
सेम टाइम व्हाट आई विल से इज कि ये कितनी है r रेडियस के बराबर, ये भी कितनी है r रेडियस के बराबर, और ये देखो ये इसके बिल्कुल बीच में से होके जा रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा 2r के बराबर आएगा। इफ दिस इज योर a, दिस इज योर पॉइंट b एंड दिस इज योर पॉइंट c, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सी ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल ABC, ठीक है। आई विल से इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में व्हाट आई विल से कि AB is equal to BC is equal to A means edge length, वो कितनी है, edge length है, and angle B is equal to 90 degree. Because angle B is 90 degree, it means triangle ABC is right angled triangle, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, what we will have is कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अगर AC का स्क्वायर है तो इसका मतलब है AB की वैल्यू कितनी है A, ये आ गया A स्क्वायर, प्लस BC की भी वैल्यू भी कितनी है A, ये भी स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी है AC इज इक्वल टू 4R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट AC इज इक्वल टू 4R। हाउ इज इट इक्वल टू 4R, कि भाई देखो ना ये कितनी है, ये यहाँ तक, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये सारी कितनी थी, ये सारी थी A के बराबर, A B C, ये कितनी है एज लेंथ, ये भी क्या है एज लेंथ, ये भी क्या है एज लेंथ, ये भी क्या है एज लेंथ, लेकिन ये देखो ना ये किसके इक्वल है R, ऐसे ही ये भी किसके इक्वल है R, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो आप किसी भी सर्कल में जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो R ही आने वाली है, लेकिन ये जो है ये इसका पूरा क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है, तो इसका मतलब है ये कितना है 2R, तो R प्लस 2R प्लस R, तो टोटल AC इज इक्वल टू 4R, तो आई कैन राइट इट 4R का स्क्वायर, या फिर 4R इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर, या फिर 4R इज इक्वल टू रूट 2A एंड R इज इक्वल टू रूट 2/4A, R इज इक्वल टू रूट 2/4A। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो देखो फिर से पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला पे आ जाओ कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z, और Z की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई 4/3 बाई R की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, रूट 2/4 की भी क्यूब और A की भी क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब, अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो A क्यूब से A क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी का आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16/3 पाई, और रूट 2 को बाहर निकालेंगे क्यूब से 2√3, और ये कितना आ जाएगा 64 और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक कम्स आउट टू बी 74%, यानी कि 74% वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्यूपाइड होगा, बट अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम विल बी 100 माइनस 74, यानी कि 26%। तो आप दो टाइप की एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं, एक सिंपल क्यूबिक की और दूसरी कौन सी, दूसरी आप पढ़ चुके हैं फॉर एफसीसी। एफसीसी को जो है हम सीसीपी भी लिखते हैं,
CCP भी लिखते हैं, आइदर CCP और FCC बोथ आर सेम। जब आप बुक पढ़ेंगे तो यहाँ FCC भी लिखा मिलेगा और CCP भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर FCC के केस में कितने परसेंट आया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड? 74%। पहले कितना आया था? 52%। यानी कि पहले सूटकेस के अंदर सिर्फ आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पहले एक सूटकेस के अंदर 52 पैंट शर्ट आते थे। अब उसी सूटकेस के अंदर अगर मैं इस हिसाब से अरेंजमेंट करूं तो कितने पैंट शर्ट आएंगे? 74। मींस ये अरेंजमेंट हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है, ये अरेंजमेंट हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। So moving on, we are coming to the last packing efficiency and that is your BCC, body centered cubic. Body centered cubic में होता क्या है कि constituents are available at the corner of unit cell and at the center of the body. बॉडी के सेंटर में भी होगा। अगर बॉडी के सेंटर में होगा तो फॉर BCC Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कैसे कि भाई 8 तो कॉर्नर है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 और एक कहाँ है? बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर है। ठीक है, अगर आप इसको जो है इमेजिन करें तो देखें ये क्या होता है कि एक बड़ा सिंपल सा है आपके पास, ये एक क्यूब है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये क्यूब है, यहाँ कॉर्नर पे तो है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। Contribution is 1/8, but at the same time there is one big article at the center of the body. ये कहाँ है? At the center of the body. ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि Z की वैल्यू तो कितनी है? 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई R क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास मेन काम क्या है? मेन काम है A और R के बीच में रिलेशन निकालना। अब यहां सबसे पहले याद करो आप कि जब हमने सिंपल क्यूबिक लिया तो सिंपल क्यूबिक में A वाज इक्वल टू 2R। कैसे निकाला था कि भाई देखो ये फ्रंट फेस हमने ड्रॉ किया और हमने कहा कि ये जो है आपस में टच कर रही है, ये भी R और ये भी R, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 2R। लेकिन फॉर FCC हमने क्या कहा कि भाई ये ऐसे कुछ है, तो यहाँ से ये R, ये भी R, सॉरी ये 2R हो गया और ये कितना हो गया? R हो गया। तो यहाँ से हमने कहा कि 4R इज इक्वल टू √2A। ये एक रिलेशन हमने निकाला। लेकिन क्या दोनों में आपने एक बात कॉमन नोटिस करी कि हमने वो वाली साइड सबसे पहले कंसीडर करी जो जहां पर एटम्स आपस में चिपके हुए थे। देखो ना कि यहाँ पर कहाँ चिपके हुए हैं एटम्स? डायगोनली। ठीक है, यहाँ पर तो सीधे सीधे चिपके हुए हैं। लेकिन जब आप बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में क्या है कि इमेजिन योर रूम कि इसके 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एटम्स हैं, प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब 4 बॉल, अगर 8 बॉल आपने चिपका के रखे हुए ना और आप सेम साइज के बॉल बीच में एंटर कराओगे तो एक सीधी सी बात है वो बॉल ठीक वैसे ही दूर जाएगी जैसे हमने FCC के केस में देखा था कि पहले ये कॉर्नर के कॉन्स्टेंट क्या कर रहे थे? एक दूसरे को टच कर रहे थे। लेकिन बीच में जब हम येलो बैंगल लेके आए तो उसने क्या किया? दोनों को, चारों कॉर्नर्स को एक दूसरे से दूर कर दिया। ऐसे ही जब बॉडी के सेंटर पे आप कुछ चीज लेके आओगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉर्नर्स जुड़े हुए थे वो आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। लेकिन चिपके कौन से होंगे? यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चिपके कौन से होंगे कि भाई देखो यहाँ पर कि एट द सेंटर ऑफ द बॉडी है, उससे 8 के 8 कॉर्नर चिपके हुए हैं। जो बिल्कुल बॉडी के बीच में होगा उससे 8 के 8 कॉर्नर चिपके हुए हैं, चारों कॉर्नर ऊपर वाले, चारों कॉर्नर नीचे वाले। लेकिन वो कॉर्नर आपस में नहीं चिपके होंगे। क्यों नहीं चिपके होंगे? कि जब एटम बीच में आया, जैसे यहाँ बीच में आने से वो दूर हटे थे, तो ऐसे बॉडी सेंटर में भी जब वो बीच में आएगा तो वो क्या करेगा? कॉर्नर के एटम्स को दूर कर देगा, जिससे वो टच करना बंद कर देंगे। लेकिन 8 के 8 कॉर्नर किसको टच करेंगे? बॉडी के सेंटर पे। अगर बॉडी के सेंटर पे क्या कर रहे हैं? वो टच कर रहे हैं। तो देखो कि हमने फिर से क्या कहा? हमने फिर से कहा
ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये आपके पास एक, मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूंगा ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कॉर्नर बीच वाले बॉल से टच होगा और ये कॉर्नर भी। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं उस कॉर्नर से आता हूँ तो उस कॉर्नर से बॉडी के डायगोनल आते आते सब एटम्स आपस में चिपके हुए हैं। जैसे यहाँ डायगोनली आते हुए सारे एटम्स चिपके हुए ना, ये तो आपस में नहीं चिपके हुए, लेकिन ये बॉडी के डायगोनल पे आते आते क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब है वो कॉर्नर, अब इसका डायगोनली अगर आप मूव करोगे तो आपके सामने वाला कॉर्नर, यानी कि अगर मैं ये कॉर्नर लेता हूँ, इस कॉर्नर पे जो एटम होगा और इसका डायगोनली अगर मैं आऊंगा, ये कहाँ है, ये पीछे की तरफ है, पीछे से सामने की तरफ जब मैं आऊंगा तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में चिपके हुए होंगे। या ये कॉर्नर किसके साथ चिपका होगा, ये कॉर्नर इसके साथ, ये कॉर्नर किसके साथ चिपका होगा, ये चिपका होगा अपने इसके साथ नहीं, क्योंकि ये तो पूरा फेस है, बॉडी के सेंटर पे जाना है, बॉडी के सेंटर पे जाएंगे तो ये कॉर्नर। तो मतलब आप कोई भी दो कॉर्नर इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई एक एटम तो यहाँ और दूसरा एटम बॉडी के यहाँ और तीसरा एटम यहाँ। ठीक है, ये क्या है, दिस इज एट दिस कॉर्नर, दिस इज एट दिस कॉर्नर, लेकिन ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। एट द सेंटर ऑफ द बॉडी यहाँ पर देखो, ये क्या है, ए, ये क्या है आपके पास, ए है। अगर ये आपके पास ए है और ये भी कितना है, ए है, ठीक है, तो आप देखें अगर बॉडी के डायगोनल, पूरा बॉडी का अगर ये डायगोनल है, बॉडी का डायगोनल तो ये हो गया जिसमें मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4r। कैसे, r इसकी और 2r इसकी। अब इसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, एक तो ये वो वाली कॉर्नर, ठीक है ना, कोई भी कॉर्नर आप इमेजिन करो, मैं वो वाली कॉर्नर इमेजिन करता हूँ तो उस पर राइट एंगल ट्राइंगल, बॉडी का डायगोनल तो ये आ गया। अब डायगोनल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगी कि ये जो कॉर्नर होगा, ये जो एज होगी, ये किसकी काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और नीचे क्या होगा, बेस। लेकिन जो नीचे का बेस होगा उसको एक बार फिर से इमेजिन करो, जो नीचे का फेस होगा एक्चुअल में वो फर्श का डायगोनल होगा। ध्यान से समझो, इमेजिन करो इसको कि फर्श का जो डायगोनल है, फर्श का जो डायगोनल है वो इस बॉडी वाले डायगोनल के लिए किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अगर बेस का काम करेगा तो देखो ये क्या है कि ये कितनी हो गई, r, ये कितनी आ गई, 2r, और ये भी कितनी आ गई, r। अब ये तो मेरे पास आ गई क्या, 4r, ये मेरे पास है 4r, टोटल 4r आ गई। और ये जो कॉर्नर था खड़ा हुआ, ध्यान से, ये जो कॉर्नर है खड़ा हुआ, ये कितना है, a। लेकिन अब इसको अगर आप इमेजिन करने जाओ तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए ये चाहिए, if this is, let me say this is a, b, c and d, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूं we। अब कौन से ट्राइंगल में पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, e, b, d के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल e, b, d, क्योंकि ट्राइंगल EBD में सारी एजेस बराबर हैं और एंगल भी कितना है, 90 का है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई विल से कि ED स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ED की वैल्यू तो फिर से कितनी आ जाएगी, 4r का स्क्वायर, और BE की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो तो एज लेंथ ही है, वो कितनी आ गई, a का स्क्वायर आ गई। लेकिन क्या BD की वैल्यू है, नहीं, but BD is diagonal for face ABCD। अब यहाँ पर अगर आप लगाएं, then you know that AB is equal to AD, ये दोनों क्या है, A, but BD की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। BD की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, देखो कि again according to Pythagoras theorem, again according to Pythagoras theorem, you will say
ये क्या हो गया आपके पास कोई भी आप क्योंकि एंगल तो 90 सारे ही हैं तो यू कैन से AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। इट मीन्स 2A स्क्वायर। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2A स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू हियर व्हाट आई विल हैव इज 2A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। या ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या आता है 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर। और I can say 4R is equal to root 3A. This is the relation. 4R is equal to root 3A. If 4R is equal to root 3A, if 4R और इसकी वैल्यू मैं अगर पुट करूं यहाँ पर तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 2 into 4/3 पाई। आर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ रूट 3/4 की क्यूब और ए की क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय ए क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 8 पाई/3 और यहाँ आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 64 multiplied by 100. This is the amount of space occupied by this. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 68%। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 68%, यानी कि आउट ऑफ टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ओनली 68% इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ हमारा जो मेन कंसर्न था, वैसे भी हम पैकिंग एफिशिएंसी पहले कर चुके थे, जो मेन कंसर्न था दैट वाज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो रिलेशन क्या आए बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर आई विल से कि फॉर सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू 2r, फॉर FCC 4R is equal to root 2A and for BCC 4R is equal to root 3A। तो ये तीन रिलेशंस हैं जिसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई 52%, इसमें कितनी आई 78, इसके अंदर कितनी आई हमारे 76 it was your 74 not 76, it was 74 and this is your 68%। तो इन सब में पैकिंग एफिशिएंसी किसकी अच्छी है एफसीसी की। यानी कि अगर एटम्स को अपनी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी रखनी है तो वो किस पैटर्न में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, एफसीसी में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट हियर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर BCC। यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप देखो ये कॉर्नर आपस में जुड़े हुए हैं, ये पीछे का कॉर्नर है, ये सामने का कॉर्नर है, यहाँ डायगोनल जो होगा वो जुड़ा होगा। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल जब मैंने बनाया ये तो डायगोनल आ गया, ये क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन जो बेस आया इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो बेस आया वो ABCD का क्या था डायगोनल था। तो पहले मैंने ABC पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई रूट 2A स्क्वायर। और ऐसे ही जब मैं इस पे बड़े खड़े वाले ट्रायंगल पर जो है लगाऊंगा अगर रिलेशन पाइथागोरस का तो 4R is equal to root 3A। ठीक है, सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट हियर। मूविंग ऑन, वी आर कमिंग टू द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी इसको हम किससे लिखेंगे, रो से लिखेंगे। ठीक है, रो इज इक्वल टू मास
अपॉन वॉल्यूम। या मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां पर मैं कहता हूं कि इफ शेप इज क्यूबिक विद एज लेंथ इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा विल बी ए क्यूब, वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी योर ए क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम के तो हमारा पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो मास ऑफ वन एटम मुझे निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ वन एटम। इसके लिए याद करो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको आप कहते थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप कहते थे कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23। एटम्स भी लिखते थे हम लोग इसको, या फिर हम लोग इसको मॉलिक्यूल्स भी लिखते थे। एटम्स भी लिख सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। और इनका मास किसके इक्वल होता था? अगर एटम लिया है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल लिया है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एवोगैड्रोस नंबर Na। ये क्लास 11th में भी कर चुके हैं, क्लास 9th में भी कर चुके हैं। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मास ऑफ वन एटम, और साथ में क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई अगर मान लो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के बराबर का मास लें, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 10 पावर 23 एटम्स Na। और आई कैन से कि इफ, या आई कैन से 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का जो वजन है, मॉलिक्यूल्स वे या मॉलिक्यूल्स हैज वेट इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर आपने एटम लिया है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स लिया तो मॉलिक्यूलर मास। तो एक एटम का, वन एटम हैज वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एक एटम का मास तो मेरे पास ऐसे निकल सकता है। तो फिर से देखें कि डेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, वो कितना आया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। हमारे पास क्या रह गए? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग किससे लिखते हैं? Z से। यानी कि फॉर एनी सॉलिड, डेंसिटी इज इक्वल टू Z M Na इंटू में A की, ठीक है। या इसको याद करने का तरीका, Z मतलब Z का J उठाया मैंने, मॉलिक्यूलर मास का म उठाया, N का न उठाया, और A का आ उठाया। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू जमना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। Z क्या है? Z इज द नंबर ऑफ एटम इन द 1 यूनिट सेल, ठीक है। डेंसिटी तो आप जो है 1 ग्राम की लेंगे तो भी उतनी आएगी, और जो है 1 लीटर की लेंगे तो भी उतनी ही आने वाली है। तो डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? 1 यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल ली, वही क्या होगी? हमारे पूरे के पूरे सॉलिड की डेंसिटी होने वाली है। तो डेंसिटी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी
मास को ऐसे निकाल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इफ शेप इज क्यूबिक विद एज लेंथ a, तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा हो जाएगा a क्यूब। क्या रह गया, मास ऑफ वन एटम निकाल लो। तो मोल कॉन्सेप्ट से मुझे पता है कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो वजन होता है वो किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक मास के। तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, वो कितना है, m डिवाइडेड बाय na, और नंबर ऑफ एटम्स इज z डिवाइड बाय a। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा रिलेशन है जमुना का। एक्चुअल में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस्ड 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में तकरीबन हर साल आता है, एवरी ईयर। तो आप इसके जो है कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, लाइक देयर इज एग्जांपल नंबर 1.3, 1.4, 1.5, दीज आर योर सोल्ड एग्जांपल्स। सोल्ड एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डेंसिटी का, और उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। हैव द फुल बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक द स्क्रीनशॉट हियर, इट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग योर नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।